हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये BPSC का करेंगे, जो कि विभिन्न ये BPSC के पूछे गए आस्क क्वेश्चन है। PYQ है, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और हम लोग फुल लेंथ कर रहे हैं BPSC का, और सेक्शन वाइज भी करते चल रहे हैं। सेक्शन वाइज में अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है, और ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट है। तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। और हम लोग BPSC का भी करीब करीब 5 ईयर्स का कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी ये 48वीं से 52वीं का पेपर है, जो कि 2008 में हुआ था पेपर, वो है। और धीरे धीरे और भी कंप्लीट करेंगे, कम से कम 15-16 साल का, ताकि कंप्रिहेंसिव तरीके से सारे सब्जेक्ट का हो जाए। ठीक है, और सेक्शन वाइज भी, और मतलब कि फुल लेंथ इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का एक साथ तैयारी होता चले। कम से कम 3500 से 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 48वीं से 52वीं तक का पेपर है, जो कि 2008 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम पीढ़ी का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, षष्ठम पीढ़ी का है। ठीक है, छठी पीढ़ी का, ये आयोग ने छठी पीढ़ी ही माना था, तो ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली में प्रथम गणतंत्र। ठीक है, प्रथम गणतंत्र, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में? तो 15 अधिकरण में विभाजित है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, 15 अधिकरण में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मूल पाठ में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण पूछे जाते हैं। कितने अधिकरण? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है, और 150 अध्याय है, और 6000 श्लोक हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने? तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण और 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। ज़्यादा ध्यान रखना आपको कि 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। सैंड्राकोस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो सैंड्राकोस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैंड्राकोस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने। ये आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्राकोस की पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोर्स के रूप में पहचान किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य का एंड्रोकोर्स के रूप में पहचान किया है। ठीक है, और विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने की सैंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ठीक है, सैंड्रोकोर्स से विलियम जोन्स ने पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य का। ध्यान रखेंगे। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रिंसेप ने, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम पाठन अंग्रेज अधिकारी व विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था।
ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 184 ईस्वी पूर्व ना, 184 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इसी ने एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, ये मौर्य वंश के अंतिम जो शासक था बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन है। उदयन जो हर्यक वंश का शासक था, उसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक तो उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनाकर किया। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इत्मादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है, जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इत्मादुद्दौला का मकबरा है। वेदाग सफेद संगमरमर से बने इस चतुर्भुजाकार मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां के पिता का नाम इत्मादुद्दौला था। ठीक है, तो भाई इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने ही बनवाया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ध्यान रखेंगे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में किया था। एक्सप्लेनेशन देखिए। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। वह 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है, हुमायूं ने तो चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर शाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, क्या अर्थ था बटाई शब्द का? लगान निर्धारण का तरीका था बटाई शब्द। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था क्या? तो लगान निर्धारण का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब? तो 1576 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, मालाबार
मालाबार तट वाले एरिया में, केरल में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। 1921 में केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारणों में कृषि जन असंतोष, लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक एवं राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इसमें कौन सा किस राज्य में है? तो बारदोली कहाँ है? बारदोली तो गुजरात में है ना, बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। यरवदा कहाँ है? तो यरवदा महाराष्ट्र में है, सी होगा, यरवदा महाराष्ट्र में। और नोआखली कहाँ है? तो नोआखली पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से, सी आंसर हो गया। बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौरा चौरी में ही जब घटना हुआ था, चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, तब फिर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, यरवदा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, नोआखली पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो वो चंपारण में प्रारंभ किया था उन्होंने। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया पद्धति से जुड़ा था। इसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना जरूरी था। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में, बिहार में किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, एक भारत मंत्री या सचिव, ठीक है, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कर किस वर्ष किया? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? व्याख्या देखते हैं इसमें से। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, लेकिन देखते हैं व्याख्या। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर बंगाल विभाजन रद्द किया गया। ठीक है, उस समय लॉर्ड कर्जन नहीं थे। लॉर्ड कर्जन तो के समय तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था, लेकिन जब रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर बंगाल विभाजन रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के समय भारत का वायसराय था। प्रश्न गलत होने के कारण आयोग ने इसे बाहर कर दिया था, इसको आयोग ने हटा दिया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें कि रद्द कब कर दिया गया था विभाजन को, बंगाल विभाजन को? 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था वहीं पे बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग था वायसराय। और
1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय लॉर्ड कर्जन था। 1905 ईस्वी में उसी ने बंगाल का विभाजन किया गया था प्रशासनिक समस्या बता करके, ठीक है, कि प्रशासनिक समस्या है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो 1917 ईस्वी में किया था, बी आंसर होगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वो थे कुंवर सिंह थे, ए आंसर होगा, ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह थे, ध्यान रखेंगे। 1857 में जगदीशपुर बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया, ठीक है। 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे। ये भी डेट पूछा जाता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे वो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में किया गया था, ये आंसर होगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में किया गया था, ये आंसर होगा, ठीक है। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और साथ में प्रफुल्ल चाकी भी थे ने तांगे पर बम फेंका, परंतु उस पर किंग्सफोर्ड नहीं था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को बम फेंकने के जुर्म में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुद के गोली मार ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो उनको किस जेल में, तो बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। 1942 के आंदोलन में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। व्याख्या देखिए, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन सिन्हा तथा महामाया प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, तो वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी राष्ट्रीय नेता थे। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी तथा राजकुमार शुक्ल आदि भी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था, रांची था, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा।
बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन उलगुलान का नेतृत्व किया। इसका प्रभाव क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। ठीक है, रांची से लेकर भागलपुर तक था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1932 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने की। इसके औपचारिक गठन की घोषणा 1934 ईस्वी में की गई। ठीक है, जो कौन सा सोशलिस्ट पार्टी था वो 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से इसके गठन की घोषणा की गई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो सोशलिस्ट पार्टी गठित की गई थी बिहार में, सोशलिस्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन, तो गांधी जी ने और अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति थी? तो वामबद्ध आंदोलन था। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये मांग रखते थे। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, क्या पद्धति थी? तो वामबद्ध आंदोलन था इनका, नरमपंथियों का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मांग रखते थे ब्रिटिशर्स के सामने। बी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन थी। इनके मुख्य लक्ष्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मुख्य पद्धति थी। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की मतलब गरम दल की मुख्य पद्धति थी, लेकिन इनकी थी कि संवैधानिक तरीके से मांग रखते थे। ठीक है, वामबद्ध आंदोलन था इनका। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो उस समय किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाए जाने के प्रति विरोध करने के लिए जमा हुए थे। ठीक है, किचलू और डॉक्टर सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के लिए। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचली को बिना कारण 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को वहां की जनता पुलिस दमन तथा इन दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। ठीक है, 13 अप्रैल को मतलब किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाए जाने के प्रति विरोध के लिए वो लोग जमा हुए थे। ठीक है, जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो व्याख्या देखते हैं। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही है। इन्होंने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। विकल्पों में विवाद होने के कारण आयोग ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है,
रमाबाई रानाडे रही थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बाहर कर दिया गया था आयोग द्वारा। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन तथा 1867 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ठीक है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। इस संस्था ने सिविल सेवा सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये जो संस्था थी इसने सिविल सेवा सुधार की मांग की थी और इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। किसने? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन भी बोला जाता है या फिर इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोला जाता है। इसकी स्थापना भी पूछा जाता है 1876 में किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से की थी। काफी इंपॉर्टेंट संगठन है, याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से उग्र दल की स्थापना की। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ध्यान रखेंगे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बंबई में हुई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे। महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इसका प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया था? तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। ठीक है, इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जब अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे और इसके प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने अवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। ठीक है, और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे डेट, 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 7 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। बी आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक गर्म इनमें क्या होगा? तो सहारा मरुस्थल होगा। ठीक है, अत्यधिक गर्म इनमें मैच करने के लिए है तो सहारा होगा। अत्यधिक ठंडा इसमें कौन होगा? तो अंटार्कटिक हो जाएगा ना, अंटार्कटिक हो जाएगा अत्यधिक ठंडा। और अत्यधिक वर्षा कहाँ? तो चेरापूंजी में। ऐसे अब मासिनराम में होता है। ठीक है, और अत्यधिक सूखा तो चिली वाला जो है अत्यधिक सूखा वाला है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। अत्यधिक गर्म कहाँ? तो सहारा मरुस्थल में। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो, क्योंकि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अत्यधिक वर्षा कहाँ? चेरापूंजी। अब लेकिन मासिनराम हो गया जो मेघालय में है, भारत के सबसे अधिक वर्षा विश्व में होता है, भारत में भी सबसे अधिक वर्षा। अत्यधिक सूखा चिली वाला जो एरिया है अत्यधिक सूखा है। ठीक है, वहाँ अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। बी आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत विंटर सॉलिस्टिस अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत मतलब समर सॉलिस्टाइस के समय उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। 21-22 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत 21-22 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और 21-22 को दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रेट बैरियर रीफ समीप स्थित है किसके? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है, उत्तर पूर्वी एरिया में। देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसे है, अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे है तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी ऐसे भाग में 1900 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, उत्तर पूर्वी हिस्से में क्वींसलैंड वहाँ का प्रांत है, वहीं पे स्थित है
ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखेंगे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो कहाँ, अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई। दूसरा शोध केंद्र मैत्री 1888-89 में। तीसरा शोध केंद्र भारती का परिचालन 2012 से प्रारंभ हुआ। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है ना, यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। ठीक है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और पता चलेगा डिटेल्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो आल्प्स है नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, पूछे जाते हैं। ठीक है, नवीन है या प्राचीन है, तो ये जो है आल्प्स जो है नवीन मोड़दार पर्वत है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन है। ठीक है, अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, बी आंसर हो जाएगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा अपवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 6387 किलोमीटर है, जबकि लंबाई की दृष्टि से नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी 6650 मीटर है। नील नदी जो है लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपवाह की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो अपवाह की दृष्टि से अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील में बहती है दक्षिण अमेरिका में, वो सबसे बड़ी अपवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे लंबी नदी है विश्व की, जो कि अफ्रीका में बहती है। ठीक है, अफ्रीका में चाड झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। ये भी डिटेल्स ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं, जो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं, तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। रांची शहर कहाँ स्थित है, तो रांची झारखंड में स्थित है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रांची झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, कितना, तो 67% के आसपास भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। अब इसके आंकड़े बदले होंगे, उस समय 67% था। वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। अभी लगता है 50-50 आज के 40 या 45-50 के आसपास पहुंच गया होगा, देखना पड़ेगा इसको, इकोनॉमी वाले डाटा में करना पड़ेगा। उस समय 67% था। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किससे होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है 40% सड़क परिवहन। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे, तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है, तो किससे, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है ना। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। इसमें दक्षिण पूर्वी मानसून है, संवहनीय वर्षा है, वापसी मानसूनी उत्तर पूर्वी, तो इनमें से कोई नहीं होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। विकल्प त्रुटिपूर्ण होने के कारण आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था।
ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी कभी भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।